Hello everyone and once again welcome to my channel. So earlier I have uploaded one videos on my YouTube channel regarding my college projects, and in that video I have explained how many projects I have done in my college career, and in that video I also mentioned one thing that if you guys really want me to upload individual videos on each and every projects, so comment below, and in that video one of my viewers commented on that video. So the reason behind making today's video is that comment. My project title is detecting ripeness of fruit using deep learning. सो गैस सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये हमारा माइनर प्रोजेक्ट था, मैंने इसमें कुछ लार्ज स्केल पे इंप्लीमेंट नहीं किया है. सो व्हाई आई हैव चूज दिस प्रोजेक्ट. सो व्हाइल यू आर चूजिंग योर प्रोजेक्ट टाइटल यू शुड कीप सम पॉइंट्स इन योर माइंड. सो द फर्स्ट पॉइंट इज, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को चूज करने वाले हो, आपको ये दिमाग में रखना है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो रियल लाइफ प्रॉब्लम इन फ्यूचर सॉल्व कर सकता है या नहीं. सेकेंड पॉइंट इज दैट एट दिस स्टेज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बिल्ड और इम्प्लीमेंट एनी इनोवेटिव प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच. आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट टाइटल आपको चूज करना है बाय विच इन फ्यूचर यू आर हेल्पिंग इन एनी सेक्टर. इसी पॉइंट को दिमाग में रखते हुए मैंने अपना प्रोजेक्ट टाइटल चूज किया है, जिससे कि मैं फार्मिंग सेक्टर में इन फ्यूचर हेल्प कर सकता हूँ. बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस प्रोजेक्ट माय एम इज टू एड्रेस द नीड्स ऑफ कंज्यूमर्स एंड वेंडर्स इन एग्रीकल्चर और फार्मिंग सेक्टर. कंज्यूमर्स को एक बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हो, जिससे कि वो ये पता लगा सके कि आपका जो बनाना है, मैंने यहाँ पे बनाना डेटा सेट पे वर्क किया है, सो वो जो बनाना है वो राइप है या अनराइप है. सेकेंड पॉइंट ये है, आप वेंडर्स को भी हेल्प कर सकते हो, जिससे कि वेस्टेज ऑफ फ्रूट जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा. सो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोजेक्ट यू आर ऑल्सो मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ फ्रूट. स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ what technology I have used in this project. I have used CNN for model building, and for user-friendly interface, I have used a Streamlit over web development. तो मैं आपको बारी-बारी से एक्सप्लेन करूँगा CNN, Streamlit. Whenever you are working on any machine learning or deep learning project, सो उसमें डेटा सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डेटा सेट दिखाना चाहूँगा. ये हमारा डेटा सेट है, जिसमें कि टोटल 18,074 इमेजेस हैं, जिसमें कि ट्रेनिंग में 15,752 इमेजेस, वैलिडेशन में 1,525 एंड टेस्ट में 757. ये आपका डेटा सेट है. सो सबसे पहले यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न आ रहा होगा, ट्रेनिंग डेटा सेट, वैलिडेशन डेटा सेट, टेस्टिंग डेटा सेट. सो यूजुअली क्या होता है, जब कभी हम मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, सो हम ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा सेट पे ही वर्क करते हैं. बट यहाँ पे वैलिडेशन डेटा सेट भी आ रहा है. तो वैलिडेशन डेटा सेट को आप कुछ इस तरह समझ सकते हो, जब कभी आप किसी कॉम्प्लेक्स मॉडल्स को बिल्ड कर रहे हो या इम्प्लीमेंट कर रहे हो, वहाँ पे वैलिडेशन डेटा सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो वैलिडेशन डेटा सेट को आप कुछ इस तरह भी समझ सकते हो, जब भी आप किसी मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग पे वर्क कर रहे हो, सो ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग काफ़ी एक नॉर्मल इशू है जो कि आप फेस करते हो. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड अंडरफिटिंग और ओवरफिटिंग, आप वैलिडेशन डेटा सेट भी कंसीडर कर सकते हो. समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वैलिडेशन डेटा सेट और टेस्टिंग डेटा सेट इंटरचेंजेबली यूज़ होता है. सो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है बिटवीन वैलिडेशन एंड टेस्ट. आप ट्रेनिंग और टेस्टिंग करके भी अपने मॉडल को बिल्ड कर सकते हो. बट जब कभी आप किसी कॉम्प्लेक्स मॉडल को बिल्ड करने जा रहे हो, जहाँ पे आपको टाइनी फीचर्स भी आपको कंसीडर करना होता है, वहाँ पे आप वैलिडेशन डेटा आप कंसीडर कर सकते हो. काफ़ी टाइम ये भी देखा जाता है कि आपने अपने मॉडल को अच्छे से ट्रेन कर लिया विद द यूज़ ऑफ ट्रेनिंग डेटा सेट, बट आप जब टेस्टिंग पे जा रहे हो तो वो रिज़ल्ट ट्रांसलेट नहीं हो रहा है जो कि आपके ट्रेनिंग डेटा सेट पे है. सो ये सबको अवॉइड करने के लिए भी आप वैलिडेशन डेटा सेट यूज़ कर सकते हो. इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस इश्यूज़, आप यहाँ पे वैलिडेशन डेटा सेट यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आप एकदम श्योर हो जाते हो. एक बार आपने वैलिडेशन डेटा सेट पे आपने अपने मॉडल को परफॉर्म करवा लिया, तो आप टेस्टिंग पे एकदम श्योर हो जाते हो कि आपका मॉडल बढ़िया एक्यूरेसी के साथ वो परफॉर्म करने वाला है. सो ये डिफरेंस है यहाँ पे ट्रेनिंग, टेस्टिंग एंड वैलिडेशन पे. बट फॉर दिस प्रोजेक्ट, बिकॉज़ ये हमारा माइनर प्रोजेक्ट है और हम काफ़ी स्मॉल स्केल पे इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा सेट पे ही वर्क करेंगे. सबसे पहले आ जाते हैं CNN, that is convolutional neural network. So why I have choose CNN? There is lots of other neural network as well, like artificial neural network, recurrent neural network, generative adversarial neural network. So यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग मॉडल मॉडल को कुछ इस तरह इम्प्लीमेंट करने वाले हैं कि हमारा लास्ट में हम लोग एज अ इनपुट एक इमेज प्रोवाइड करेंगे, और वो हमें बताएगा कि वो जो फ्रूट है बनाना, वो हमारा राइप है या अनराइप है. सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे इमेज क्लासिफिकेशन कर रहे हैं. आप लोग इससे बाइनरी क्लासिफिकेशन भी समझ सकते हो, जिससे कि हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो फ्रूट है वो राइप है या अनराइप है. सो आप इसे बाइनरी क्लासिफिकेशन की तरह आप समझ सकते हो. सो फॉर इमेज क्लासिफिकेशन, जो न्यूरल नेटवर्क सबसे ज़्यादा सूटेड है, वो है हमारा कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क. आप लोग यहाँ पे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे कंप्यूटेशन जो है, टू मच कंप्यूटेशन इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, और यहाँ पे थोड़ा ओवरफिटिंग का यहाँ पे इश्यू हो सकता है, जिस वजह से हम लोग CNN यूज़ कर रहे हैं, जो कि बेस्ट सूटेड है फॉर इमेज क्लासिफिकेशन. सबसे पहले मैं आपको आर्किटेक्चर समझा देता हूँ CNN का. सो CNN के आर्किटेक्चर में आपको काफ़ी सारे ऑपरेशंस आपको करने होते हैं. सबसे पहले ये जो आप देख पा रहे हो, ये
ये हमारा क्या है, इमेज है। सो इमेज बेसिकली होता क्या है, इमेज इज़ बेसिकली पिक्सल ऑफ 2D ग्रिड्स। सीएनएन आर्किटेक्चर में सबसे पहले ये समझेंगे हमारा कन्वोल्यूशन ऑपरेशन होता क्या है। सो ये कुछ इस तरह दिखता है अपना सीएनएन आर्किटेक्चर। सो आपको मैं सबसे पहले बताऊँगा कन्वोल्यूशन ऑपरेशन। सो कन्वोल्यूशन ऑपरेशन में हम लोग क्या करते हैं, ये जो आप स्टार का साइन देख रहे हो, ये बता रहा है कि यहाँ पे हमारा कन्वोल्यूशन ऑपरेशन हो रहा है। सो कन्वोल्यूशन ऑपरेशन हम लोग करते क्या है, सो सबसे पहले हम लोग एक जो हमारा इमेज है वो तो आप समझ गए पिक्सल ऑफ 2D ग्रिड्स है, उसको हम लोग कन्वोल कराते हैं विद कर्नल और आप उसे फ़िल्टर भी कर सकते हो। सो हम लोग यहाँ पे ये क्यों कर रहे हैं? हम लोग अपने इमेजेस को एक कर्नल के साथ कन्वोल क्यों करवा रहे हैं? कर्नल करता क्या है? कर्नल हमारे इमेजेस में जितने भी टाइनी फीचर्स, एजेस, बाउंड्रीज़ सबको डिटेक्ट करता है। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग कर्नल हियर। सो यहाँ पे 3x3 का मैंने कर्नल लिया है और ये हमारा 6x6 का ये हमारा इमेज है। सो ये कुछ इस तरह वर्क करता है, जैसे कि आपका 1 है, सो 1 इंटू 1, फिर आपका ये हो गया 0 इंटू 2, फिर आपका हो गया 1 इंटू 3, फिर आपका हो गया 0 इंटू 4, 1 इंटू 5, 1 इंटू 6, 1 इंटू 7, 0 इंटू 8, 1 इंटू 9, फिर आपको लास्ट में सबको ऐड करना होता है। जिस तरह आप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में आप वेट जो आप कैलकुलेट करते हो, तो यहाँ पे आप वेट को आप फ़िल्टर की तरह समझ सकते हो, क्योंकि फ़िल्टर आपका वेट की तरह ही वर्क कर रहा है। सो आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर सबका समेशन निकालना है, जिससे कि आपका यहाँ पे 31 ये आपका पहला पिक्सल का वैल्यू आपका आ गया। उसी तरह आपको सिमिलरली आपको सब फाइंड आउट करना है। सो ये आपका जो सबसे पहला ये आपका हो गया इमेजेस जो पिक्सल ऑफ 2D ग्रिड्स है। उसके बाद ये आपका हो गया कर्नल, व्हाई वी आर यूजिंग कर्नल, यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स और टाइनी फीचर्स इन योर इमेजेस लाइक योर एजेस, बाउंड्रीज। और ये आपका जो है आउटपुट जो आप देख पा रहे हो, ये आपका फीचर मैप। यहाँ पे आप कुछ समझ पा रहे होगे कि आपका इमेज जो है वो 6x6 का है, कर्नल आप यूज़ कर रहे हो 3x3 का, और आपको जो आउटपुट आपको मिल रहा है, जो फीचर मैप आपको मिल रहा है वो है 4x4 का। मीन्स हियर यू आर लूजिंग सम इन्फॉर्मेशन। सो ये एक ड्रॉबैक है। सो इसको अभी हम लोग सो इस ड्रॉबैक को हम लोग किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को यहाँ पे किस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग पैडिंग यूज़ कर सकते हैं। सो पैडिंग में क्या होगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे अभी दिखाऊँगा, पैडिंग इन CNN। या सो आप पैडिंग में आप क्या करते हो कि आप पैडिंग को आप कुछ इस तरह समझ सकते हो, वो आपका बाउंड्रीज़ है। सो आप आपको अपने इमेज के सराउंडिंग में एक आपको बाउंड्रीज़ बनाना है, जिससे कि जो आपका इमेज पहले ये आपका इमेज आपका 6x6 का था, वो आपका 8x8 का हो जाएगा। बिकॉज़ आपका इधर एक बाउंड्रीज़ बनेगा, इधर एक बाउंड्रीज़ बनेगा, 8x8 का आपका इमेज हो जाएगा। सो हमारा एम क्या है कि हम 8x8 का हमारा जो इमेज है और फिर 3x3 का जो फ़िल्टर है, बट जो हमारा आउटपुट जो हमारा फीचर मैप आ रहा है वो भी 8x8 का आना चाहिए, जिससे कि हम कोई इन्फॉर्मेशन लूज़ ना कर सकें। कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी है हमारी इमेज में, वो हम लूज़ करना नहीं चाहते, जिस वजह से यहाँ पे हम लोग पैडिंग यूज़ कर रहे हैं। सो जब आप पैडिंग यूज़ करते हो, सो आप सेम आपका जो फीचर मैप का साइज़ है, वो सेम हो जाता है जो आपकी इमेज का साइज़ है। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ यूजिंग पैडिंग। और ये आपका फॉर्मूला इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द आउटपुट ऑफ फीचर मैप, जिससे कि आपका फीचर मैप किस साइज़ का होने वाला है, n+2p - f अपॉन s+1। s यहाँ पे क्या है, s आपका यहाँ पे स्ट्राइड है। स्ट्राइड को आप कुछ इस तरह समझ सकते हो, जैसे कि आपका मान लो आपका 3x3 का आप जब ये कॉन्वोल कराओगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह यहाँ पे जाएगा 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। स्ट्राइड मतलब हो गया, उसके बाद आप यहाँ से करोगे, अगर आपका स्ट्राइड 2 होगा तो आप यहाँ से कुछ करोगे। सो ये आपका पैडिंग और स्ट्राइड है। अब हम लोग नेक्स्ट जो समझने वाले हैं कि और इस कंप्यूटेशन को कम करना है, सो इसके लिए हम लोग यहाँ पे पूलिंग लेयर यूज़ करेंगे। सो पूलिंग क्या होता है, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज़ द डायमेंशन ऑफ इमेजेस, हम लोग यहाँ पे पूलिंग यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस द डायमेंशन इन इमेजेस। सो पूलिंग को आप कुछ इस तरह समझ सकते हो इन सिंपल वेज़। सो पूलिंग क्या होता है, मैक्स पूलिंग, मीन पूलिंग, सम पूलिंग। सो जनरली हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग मैक्स पूलिंग ही यूज़ करते हैं। सो मैक्स पूलिंग में क्या है, 2/2 का आपने यहाँ पे चूज़ किया है। सो आप इसमें ये देखोगे कि मैक्सिमम जो भी आपका नंबर है वो आप यहाँ पे लिखोगे। सो आप यहाँ पे 1 हो गया। फिर आप अगर स्ट्रैड 1 यूज़ कर रहे हो, फिर आप यहाँ से देखोगे, फिर आपका 1। तो इस तरह आप पूल्ड फीचर मैप जिस तरह से मतलब पूलिंग में आप कुछ इस तरह कर रहे हो कि जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके इमेजेस में, आप केवल वो अपने अपने इमेजेस से आप फेच कर रहे हो और बाकी इन्फॉर्मेशन को आप लूज़ कर दे रहे हो, जो कि ऑफ कोर्स किसी काम का नहीं है। आप केवल इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अपने इमेजेस से फेच कर रहे हो इन पूलिंग लेयर। सो इसके बाद आपको जो लास्टली जो मिलेगा, वो आपको मिलेगा पूल्ड फीचर मैप। अब लास्ट में क्या है, जब आपको पूल्ड फीचर मैप मिल गया, सो आप उसे बाय द हेल्प ऑफ फ्लैटनिंग आप उसे 1D में कन्वर्ट करोगे, बिकॉज़ ना अभी आपका क्या है 2D में है। सो आप इसे 1D में कन्वर्ट करोगे, ताकि आपका जो सीएन आर्किटेक्चर है, मैं आपको वापस लेके जाता हूँ। सीएन आर्किटेक्चर आपका कुछ इस तरह है, ये आपका इमेज है, फिर आप यहाँ पे कन्वोल्यूशन ऑपरेशन लगा रहे हो, फिर आप पूलिंग लगा रहे हो, पूलिंग लगाने के बाद आपको जो 2D
ग्रिड आपको मिल रहा है उसे आप 1D में कन्वर्ट करोगे, ताकि आप उसे अपने फुली कनेक्टेड लेयर के साथ आप कनेक्ट कर सको, ताकि आप फिर अपने इमेज क्लासिफिकेशन को परफॉर्म कर सको। सो यहाँ पे ये कनेक्ट हो रहा है विथ इनपुट्स लेयर, हिडन लेयर। सो आपका जो 1D आया वो यहाँ पे एज़ अ इनपुट वर्क करेगा, और फिर ये आपका हिडन लेयर है, और फिर ये आपका आउटपुट लेयर है, जिसमें कि एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मॉइड यहाँ पे यूज़ हो रहा है, जिससे कि आप इमेज क्लासिफिकेशन करोगे वेदर योर फ्रूट इज़ राइप और अनराइप। सो ये हमारा प्रोजेक्ट था, और ये आप देख पा रहे हो फुल्ली कनेक्शन, इनपुट लेयर, फुल्ली कनेक्टेड लेयर, और ये आपका आउटपुट लेयर। सो ये हमारा टेस्ट केस है, राइप और अनराइप। सो ये आप कुछ देख पा रहे हो टेस्ट केसेस। सो यहाँ पे हमने केरास यूज़ किया है। सो यहाँ पे हमने अपना डेटा सेट लोड किया है, जिसका कि साइज़ 64 बाय 64 है। फिर हमने यहाँ पे CNN लगाया है, और फिर अगर 1 है तो आप अनराइप बता रहे हो, वरना आप राइप बता रहे हो। सो यहाँ पे हमने 5 इपॉक्स हमने रन किया है। सो इपॉक्स को आप कुछ इस तरह समझ सकते हो, जैसे कि आपका न्यूरल नेटवर्क है, उसमें आप क्या करते हो, जैसे कि आप सिंपल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का आप एग्ज़ाम्पल ले लो। उसमें क्या होता है, फीड फॉरवर्ड आप करते हो, फिर आप बैक प्रोपगेशन करते हो इन ऑर्डर टू एडजस्ट योर वेट। सो इपॉक का आप कुछ इस तरह समझ सकते हो, यदि आप अपने कंप्लीट डेटा सेट को 1 फीड फॉरवर्ड और एक बार आप कंप्लीट बैक प्रोपगेशन कर लेते हो, सो आपका वो 1 इपॉक हो गया। सो 1 इपॉक को कुछ इस तरह समझ सकते हो। सो हमने यहाँ पे नॉर्मली 5 इपॉक चलाया है। मतलब ऐसा होता है कि यदि आपका नंबर ऑफ इपॉक ज़्यादा है, सो आपका मॉडल ज़्यादा बेटर एक्यूरेसी के साथ परफ़ॉर्म करेगा। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इपॉक ना ही आपको कुछ ज़्यादा ही रखना है। अगर आप कुछ ज़्यादा इपॉक कर दोगे तो आपका मॉडल ओवरफिट कर जाएगा, जिससे कि ओवरफिटिंग के प्रॉब्लम को आपको फेस करना पड़ेगा। ओवरफिटिंग में क्या होता है कि आपका मॉडल ट्रेनिंग पे तो काफ़ी बढ़िया वर्क कर रहा है, बट वो टेस्टिंग में ट्रांसलेट नहीं हो रहा है। जो रिज़ल्ट आपके ट्रेनिंग में आ रहा है, वो आपके टेस्टिंग में ट्रांसलेट बिल्कुल भी नहीं होगा। सो इपॉक आपको ना ही बिल्कुल ज़्यादा रखना है, ना ही बिल्कुल। अगर आप कम कर दोगे तो अंडर फिटिंग हो जाएगा कि आपका मॉडल ट्रेनिंग में भी अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है, टेस्टिंग में भी नहीं कर रहा है। सो अपने इपॉक को आपको नॉर्मली रखना है। सो ये आपका प्रोजेक्ट था। सो अब मैं आपको बताऊँगा कि हमने मॉडल को डिप्लॉय करने के लिए स्ट्रीमलिट यूज़ किया था। स्ट्रीमलिट क्या होता है? यदि आप वैसे तो आप वेब डेवलपमेंट का यूज़ करके एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और कोई फ्रेमवर्क यूज़ करके आप अपने इंटरफ़ेस को बना सकते हो। बट फॉर मशीन लर्निंग पर्पज़ और फॉर डीप लर्निंग पर्पज़, स्ट्रीमलिट मैं आपको सजेस्ट करूँगा यूज़ स्ट्रीमलिट, बिकॉज़ स्ट्रीमलिट में आप काफ़ी कम लाइन यूज़ करके आप काफ़ी अच्छा मॉडल इंटरफ़ेस बना सकते हो, और अपने मॉडल को डिप्लॉय भी कर सकते हो। स्ट्रीमलिट इज़ बेसिकली अ फ्रेमवर्क जिसे हम मशीन लर्निंग में यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू डिप्लॉय आवर मशीन लर्निंग मॉडल्स। So if you don't have any prior knowledge of web development, no need to worry. You can use a Streamlit here for making your user friendly interface. So ये हमारा ओवरऑल प्रोजेक्ट था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।